हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। टू वर्ड्स ग्रीन एनर्जी, यह टॉपिक हमारा चालू है। इस चैप्टर में हमने अब तक क्या क्या देखा था। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किस तरीके से होता है हमने देखा। उसमें हमने थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट देखा, पावर प्लांट बेस्ड ऑन द एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस ये देखा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है और इन्वायरमेंट, इनके बीच का क्या संबंध है ये देखा। और हमने क्या देखा था, ग्रीन एनर्जी की तरफ हमें आगे क्यों बढ़ना चाहिए। ग्रीन एनर्जी मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी, उसको हमें क्यों स्वीकारना चाहिए, ये हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एनर्जी जनरेशन देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी से और विंड एनर्जी से किस तरीके से होता है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी हाइड्रो मतलब वाटर, जल, पानी, उसका और इलेक्ट्रिसिटी का क्या रिलेशन है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत, जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, ये आज हम देखने वाले। जो पावर प्लांट हाइड्रो एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो चलिए देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर और द पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर रिजर्वायर इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोला है, फ्लोइंग वाटर में काइनेटिक एनर्जी होती है, जो बहता पानी है, जो मूविंग वाटर होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और पोटेंशियल एनर्जी होती है किसमें, जो पानी रिजर्वायर में होता है, मतलब जो पानी जमा हुआ होता है, जो पानी का साठा होता है वो स्तब्ध होता है, एक जगह पे स्थिर होता है, वो मूविंग नहीं होता। तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो एनर्जीज है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, हम बहुत पहले से वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं। In hydroelectric power plant, the potential energy in water stored in dam is converted into kinetic energy of water। क्या बोला है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यानी जल विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र जो है उसमें पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, गतिज ऊर्जा में, पानी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जो पानी स्टोर किया हुआ है डैम में, जो पानी का साठा होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। फास्ट फ्लोइंग इज ब्राउट फ्रॉम द डैम टू द टर्बाइन एट द बॉटम ऑफ द डैम। क्या बोला है, एक पानी का फ्लो यानी प्रवाह, फास्ट फ्लो बोला है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ने वाला, तेजी से मूव होने वाला एक पानी का प्रवाह डैम के बॉटम तक यानी तल, बॉटम मतलब तल, सबसे नीचे वाला भाग, वहां तक लाया जाता है। और वहां पे क्या होता है, टर्बाइन होता है। जो डैम होता है उसके सबसे नीचे टर्बाइन रखा हुआ होता है, उस टर्बाइन के ऊपर पानी गिरता है, बहुत ऊपर से स्पीड से गिरता है, तो टर्बाइन घूमने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, वो हम देखेंगे। The kinetic energy of the flowing water drives the turbine. The turbine in turn drives the generator to generate electricity। वही बोला है, जो फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी होती है उससे क्या होता है, टर्बाइन घूमने लगता है, टर्बाइन रोटेट होता है। यहाँ पे बोला है ड्राइव्स द टर्बाइन, मतलब टर्बाइन शुरू होता है, घूमता है। द टर्बाइन इन टर्न्स ड्राइव्स द जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और टर्बाइन घूमता है तब क्या होता है, हमें पता है जनरेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अभी टर्बाइन घूमने से किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में बता दिया था। इस चैप्टर का जो पहला ट्यूटोरियल था उसी में मैंने आपको बता दिया था कि जनरेटर में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे क्या है, टर्बाइन को घूमने के लिए एनर्जी चाहिए, कोई तो एनर्जी चाहिए टर्बाइन को घुमाने के लिए। यहाँ पे किस एनर्जी का इस्तेमाल किया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। जो पानी की काइनेटिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होती है, टर्बाइन की काइनेटिक एनर्जी में। और टर्बाइन की काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये तो हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेजेस दिए, स्टेजेस ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। कौन से स्टेजेस है, वाटर रिजर्वायर विद पोटेंशियल एनर्जी, एक पानी का साठा होता है जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसके बाद वाटर टर्बाइन, एक टर्बाइन होता है। वाटर टर्बाइन मतलब वो पानी के माध्यम से घूमता है, यानी उसके ऊपर पानी गिरता है बहुत स्पीड से और वो घूमने लगता है, तो वाटर टर्बाइन। जनरेटर, जनरेटर तो होगा ही, अगर जनरेटर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी इससे हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो है पानी की वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, और जो पानी की काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, टर्बाइन की काइनेटिक एनर्जी में। फिर जनरेटर घूमेगा, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो हम देखेंगे आगे। यहाँ पे फ्लो चार्ट दिखाया गया है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का फ्लो चार्ट है ये, किस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। पहले दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर, वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। पहले जो पानी है वो रिजर्वायर में जमा हुआ होता है, मतलब वो पानी का साठा होता है डैम में, वो थोड़ा ऊंची जगह पे होता है, वो साठा जो होता है पानी का ऊंची जगह पे होता है, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इसलिए वो थोड़ी ऊंची जगह पे रखते हैं। फिर उससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर, फिर वो पानी को छोड़ देते हैं तो पानी बहने लगता है, पानी फ्लो होता है।
और मूविंग वाटर में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। फिर वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन। वो टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है, टरबाइन घूमने लगता है, तो काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन में कन्वर्ट हो जाती है। और टरबाइन की जो काइनेटिक एनर्जी वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर में वो मैग्नेट को घुमाती है, मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्शन, वो मैंने आपको सब बता दिया था, तो उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। अगर आपको देखना है डायग्राम तो देखिए आप इससे आपको पता चल जाएगा। ये आरा खड़ा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर मतलब पानी का साठा। यहाँ पे 3 पॉइंट दिखाए गए, ए बी सी। जनरली जो डैम का मिडल वाला पॉइंट होता है वहां पे गेट होता है। अब हर डैम का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता, अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। कहीं पे जो गेट है वो ऊपर हो सकता है, कहीं पे नीचे हो सकता है, बीच मिडल पे। लेकिन जितना हाइट पे गेट होगा उतना ही पानी का काइनेटिक एनर्जी होगा, उतनी ही स्पीड से पानी आएगा। और ये पानी आएगा, यहाँ पे दिखा है पेन स्ट्रोक यानी प्रवाह, पानी का प्रवाह ऐसे आता है और टरबाइन के ऊपर आता है। देखिए आपको यहाँ पे टरबाइन दिखाया गया है जो कि जनरेटर से कनेक्टेड है। पानी का प्रवाह जनरेटर टरबाइन पे आता है तो क्या होता है? टरबाइन घूमता है और टरबाइन घूमने के बाद जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसे पावर हाउस नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसलिए पावर हाउस है। उसके अंदर जनरेटर है। तो आपको समझ में आ गया होगा, रिजर्वायर में पानी है जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। जब गेट ये ऊपर करेंगे तो पानी बहेगा, पानी फ्लो होगा और वो ऊपर से पानी फ्लो होकर टरबाइन के ऊपर आके गिरेगा। तो पानी की काइनेटिक एनर्जी टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा करता हूं। चलिए आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है? एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। एडवांटेजेस यानी उसके फायदे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो है जल विद्युत निर्मित केंद्र, उसका फायदे क्या है और प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और उसके कुछ नुकसान भी है, कुछ प्रॉब्लम्स है उसके साथ, वो भी बताए गए। पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस। उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके फायदे क्या है। Since no fuel is burnt in hydroelectric power generation, there is no pollution resulting from combustion of fuels. क्या बोला है? अभी हमने देखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे हमने देखा क्या कि फ्यूल कहीं पे बर्न हो रहा है? नहीं। यहाँ पे कहीं पे भी ईंधन का ज्वलन नहीं होता। ईंधन का ज्वलन ना होने से पोल्यूशन भी नहीं होता, तो प्रदूषण भी नहीं होता। एक फायदा है, यहाँ पे फ्यूल का कंबक्शन नहीं होता, ईंधन का ज्वलन नहीं होता और इसकी वजह से क्या होता है? पोल्यूशन भी नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की वजह से पोल्यूशन नहीं होता, तो एक फायदा हुआ। दूसरा, if there is sufficient water storage in the dam, it is possible to generate electricity as and when necessary. अभी दूसरा फायदा क्या है? अगर डैम में सफिशिएंट वाटर होगा, यानी अगर हमें जितना पानी चाहिए, मुबलक प्रमाण में पानी अगर उपलब्ध होगा, तो हम जितनी चाहे उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हमें जितनी जरूरत है उतनी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उतना पानी चाहिए डैम के अंदर, तो ये भी फायदा हुआ। तीसरा फायदा क्या बोला गया है? Although water reservoir is used for power generation, it can be replenished during rainy season, लीडिंग टू अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन। क्या बोला है? हाँ, वाटर रिजर्वायर जो है वो पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन हम उसका दूसरी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी, अगर डैम का पानी हम तो इस्तेमाल करते ही है ना, इधर उधर पानी चाहिए होता है हमको, तो उस डैम का पानी इस्तेमाल करने भी आएगा। और पानी कम होने के बाद रेनी सीजन में फिर से पानी उसके अंदर भर जाएगा, फिर से वो डैम फुल हो जाएगा और फिर से हम पावर जनरेशन कर सकते हैं। तो दो फायदे, पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उससे पावर जनरेशन भी कर सकते हैं, तो एक फायदा हो गया। अभी हम देखेंगे नुकसान, उसके प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। द बैक वाटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर इन डैम में सबमर्ज विलेजेस और टाउन इन दैट एरिया। क्या बोला है? बैक वाटर मतलब एक पानी होता है जो डैम के पिछले साइड में होता है। क्यों? क्योंकि डैम पे गेट्स होते हैं, अगर हम सारे गेट्स बंद कर देंगे तो डैम में क्या होगा? पानी जमा हो जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं? बैक वाटर, जो डैम के पिछले साइड में होता है। तो उससे क्या हो सकता है? कई विलेजेस या फिर टाउन्स सबमर्ज हो सकते हैं, यानी डूब सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया तो आजू बाजू में कोई छोटा गांव या फिर शहर होगा तो वो पानी से भर सकता है, तो एक क्या होगा? नुकसान है। दिस लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन। उससे क्या प्रॉब्लम होगा? जो लोग होंगे वहां पे, उन्हें कहीं पे तो जाना पड़ेगा। अगर उनका घर पानी के अंदर चला जाएगा तो उन्हें दूसरी जगह घर ढूंढना होगा, तो उन्हें पुनर्वसन करना होगा, कहीं पे जाके रहना होगा, तो उसका प्रॉब्लम आ सकता है। मोरेवर दिस कैन ऑल्सो सबमर्ज फॉरेस्ट एज वेल एज फर्टाइल लैंड। और दूसरा एक नुकसान क्या है? उससे अगर जंगल होगा आजू बाजू, उस डैम के आजू बाजू जंगल होगा या जंगल के बीच में डैम होगा, तो डैम का पानी अगर भर गया पूरा, बैक वाटर अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा? जंगल डूब जाएगा और फर्टाइल लैंड भी डूब सकती है। अगर आजू बाजू खेती हुई, फार्म हुआ, कोई सुपीक जमीन हुई तो वो भी डूब सकती है, जो कि खेती के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए सुपीक जमीन, लेकिन वो डैम की पानी की वजह से क्या होगी? वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, वो लैंड पूरा की पूरा वेस्ट हो जाएगा, हम उसके ऊपर खेती भी नहीं कर सकते, तो ये भी एक नुकसान हो गया उसका।
द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर वाटर मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग वर्ल्ड इन द रिवर। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिवर का वाटर जो है उसको डैम के जरिए रोक रहे, उस पानी को रोक रहे, तो उससे क्या होता है, रिवर का जो फ्लो है उसके अंदर अड़थड़ा आता है और उसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उस लिविंग रिवर के अंदर, उस नदी के जो भी नदी रिवर जो भी है उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे फिश या कोई प्लांट हो सकते हैं और ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, उनके लाइफ के ऊपर भी इसका इफेक्ट होगा, उसका दुष्परिणाम होगा, उनके लाइफ के ऊपर भी इसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो ये क्या हो गए सारे नुकसान। तो इससे हमें क्या पता चला, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो है उसके एडवांटेजेस भी पता चले और उसके प्रॉब्लम्स भी पता चले। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी क्या बोला है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, सम मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स इन इंडिया एंड देयर कैपेसिटी। मेगावाट में कैपेसिटी दी है उसकी और कुछ प्लांट दिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इंडिया में। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, टेहरी, कहां पे, उत्तराखंड में, उसकी कैपेसिटी 2400 मेगावाट। दूसरा है कोयना जो कि महाराष्ट्र में, उसकी 1960 मेगावाट कैपेसिटी। कोयना धरण आपने सुना होगा, कोयना डैम, कई लोग जाके देख के भी आते हैं, वो पर्यटन स्थल भी है ऐसा हम बोल सकते हैं। कई लोगों को डैम देखने का शौक होता है, वो जाके देख के आते हैं। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया ये कोयना डैम का फोटो है, ये पिक्चर जो है कोयना डैम की है, महाराष्ट्र का फेमस डैम है जिसकी कैपेसिटी 1960 मेगावाट है। तीसरा कौन सा दिया गया है, श्रीशैलम। श्रीशैलम कहाँ का है, आंध्र प्रदेश, 1617 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है। उसके बाद कौन सा है, नाथपा झाकरी जो कि हिमाचल प्रदेश का है, उसकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट है, 1500 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है। तो ये क्या हुए, डैम हुए और एक पिक्चर भी दिया गया है। तो ये जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो ये नोट डाउन करके लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी। अब हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, लेकिन किसके जरिए, विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के आधार पर जो विद्युत निर्मित होगी वो हम देखने वाले। द काइनेटिक एनर्जी इन विंड हैज बीन यूज्ड सिंस लॉन्ग फॉर लिफ्टिंग ऑफ वाटर, फॉर ड्राइविंग फ्लोर मिल etc. The wind energy can also be used for electricity generation. क्या बोला है, विंड के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। विंड मतलब मूविंग एयर, हम ऐसा बोल सकते हैं, वारा, जो बहती हवा होती है विंड, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और उसका उपयोग अब तक किसके लिए करते आए लोग, पुराने जमाने में लिफ्टिंग ऑफ वाटर, वाटर को निकालने के लिए, पानी उपसने के लिए, या फिर ड्राइविंग फ्लोर मिल यानी दळन दळने के लिए उसका इस्तेमाल करते आए हैं। द विंड एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, विद्युत निर्मिति के लिए भी हम पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। द मशीन विच कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड विंड टर्बाइन। क्या बोला है, ऐसी मशीन जो कि विंड की काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, वो क्या है, विंड टर्बाइन। उसे क्या बोलते हैं, विंड टर्बाइन। हमने देखा था इसके पहले और उसके पहले वाले ट्यूटोरियल में टर्बाइन के बारे में। स्टीम टर्बाइन हमने देखा था। स्टीम टर्बाइन क्या था, ऐसा टर्बाइन था जो कि स्टीम की एनर्जी की वजह से घूम रहा था। अभी ये टर्बाइन क्या है, विंड की काइनेटिक एनर्जी की वजह से घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो आपको याद क्या रखना है, द मशीन विच कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड विंड टर्बाइन। इसे विंड टर्बाइन कहते हैं। विंड टर्बाइन को पवन चक्की कहा जाता है, पवन चक्की। विंड टर्बाइन मतलब पवन चक्की, आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको पिक्चर भी दिखाने वाला हूं आगे। As the wind strikes the blades of the turbine, the blades rotate. क्या बोला है, जैसे ही विंड स्ट्राइक होगी, जैसे ही जो हवा है, जो वारा है, वो टकराएगा उस ब्लेड से, टर्बाइन को ब्लेड होते, पाते होते, उससे टकराएगा तो क्या होगा, वो ब्लेड रोटेट होंगे, वो घूमने लगेंगे। The axle of the turbine is connected to the electric generator through a gearbox. The function of the gearbox is to increase the rotation per unit time. क्या बोला है, जो टर्बाइन का एक्सल होता है, एक्सल मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो उसका अक्ष होता है, एक्सल मतलब अक्ष या फिर कोई दांडा ऐसा हम बोल सकते हैं, जो अक्षीय दांडा होता है टर्बाइन का, वो किससे कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से, और थ्रू अ गियर बॉक्स यानी गियर बॉक्स के जरिए वो कनेक्टेड होता है। द फंक्शन ऑफ गियर बॉक्स इज टू इंक्रीज रोटेशन पर यूनिट टाइम। और गियर बॉक्स का काम क्या है, वो रोटेशन को बढ़ाएगा। रोटेशन पर यूनिट टाइम जो है मतलब यूनिट टाइम में जितने रोटेशन होंगे, यूनिट टाइम मतलब हम कंसीडर करेंगे 1 मिनट। चलिए 1 मिनट कंसीडर करते हैं। 1 मिनट में सपोज हवा की वजह से कितने रोटेशन हो रहे हैं, 5 रोटेशन हो रहे हैं। 1 मिनट में वो जो टर्बाइन है वो 5 बार घूम रहा है, तो गियर बॉक्स की मदद से वो उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसे 10 बार 20 बार घुमा सकते हैं। यानी गियर बॉक्स का काम क्या है, रोटेशन पर यूनिट टाइम को बढ़ाना। तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, 5-10 ऐसा नहीं होता, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, समझ में आ गया होगा आपको। Thus the rotating blades drive the turbine and the turbine in turn drives the generator to generate electricity. क्या बोला है, इसीलिए जो रोटेटिंग ब्लेड्स है वो टर्बाइन को घुमाएंगी, मतलब टर्बाइन की ब्लेड है ना, तो टर्बाइन घूमेगा और टर्बाइन घूमने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जनरेटर में।
हमने देखा था लास्ट ट्यूटोरियल में, उसके पहले वाले ट्यूटोरियल में, कि जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से जनरेट होती है टरबाइन के घूमने की वजह से। टरबाइन घूमता है, जनरेटर में उससे मैग्नेट कनेक्टेड होता है, तो मैग्नेट भी घूमता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, टरबाइन घुमाने के लिए विंड एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया है, इसलिए उसे विंड टरबाइन बोलते हैं, पवन चक्की बोलते हैं। और यहाँ पे विंड एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी विंड की, उसे टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया है, और फिर टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया है। आपको समझ में आ गया होगा, इसी आशा करता हूं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिखाया गया है आपको, स्टेजेस इन द इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। पवन विद्युत निर्मिति केंद्र जो है उसके कौन से स्टेजेस है आपको दिखाए गए। चलिए देखते हैं कौन से पिक्चर में दिख रहे हैं आपको। विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, पहले तो विंड चाहिए और उसकी वेलोसिटी चाहिए, मतलब हवा का कुछ स्पीड होना चाहिए, कुछ वेलोसिटी, कुछ वेग होना चाहिए उसका। विंड टरबाइन विथ लार्ज फिन्स, और टरबाइन होना चाहिए, कौन सा टरबाइन, विंड का टरबाइन, और उसकी जो पाती यानी फिन्स है, उसके ब्लेड्स वो बड़े बड़े होने चाहिए। उससे जनरेटर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो ये क्या होगा, उसका स्टेजेस बताए गए। यहाँ पे आपको क्या आराखड़ा दिखाया गया है, किसका, जो पवन चक्की होती है उसका, विंड टरबाइन जो होती है उसका आराखड़ा दिखाया गया है। देखिए एयर, एयर मतलब विंड हम बोल सकते हैं, मूविंग एयर है, वो टरबाइन को घुमाएंगी, जो ब्लेड है टरबाइन के उसे घुमाएंगी। टरबाइन देखिए गियर बॉक्स के जरिए किससे जुड़ा हुआ होता है, जनरेटर से। यहाँ पे बीच में शाफ्ट दिख रहा है, शाफ्ट क्या करता है, टरबाइन को जनरेटर को कनेक्ट करता है, और गियर बॉक्स उन दोनों के बीच में। गियर बॉक्स क्या करता है, रोटेशन पर यूनिट टाइम बढ़ाता है, यानी जो घूमने की स्पीड है वो बढ़ाता है, किसकी, मैग्नेट की। सपोज ब्लेड जो है वो 1 मिनट में 10 बार घूम रहे, तो गियर बॉक्स उसकी स्पीड बढ़ाता है, और जो मैग्नेट है वो कितनी बार घूमेगा, 10, 25 बार, 30 बार घूमेगा। मतलब वो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, सिर्फ इतना याद रखना है कि वो स्पीड को बढ़ाता है। यहाँ पे नीचे बेयरिंग दिख रहे, बेयरिंग, सपोर्ट है एक, सपोर्ट मतलब हमें पता है मनोरा है, आधार मनोरा है, और बेयरिंग है, बेयरिंग क्या करते हैं, स्मूथ घूमने में मदद करते, फ्रिक्शन को कम करते। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। मूविंग एयर आती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, सीधी सी बात है। देखिए आपको नीचे दिखाया गया फ्लो चार्ट, काइनेटिक एनर्जी इन विंड कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन व्हिच अल्टीमेटली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी। सिंपल सी बात है, विंड की काइनेटिक एनर्जी टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, आराखड़ा हो गया किसका, विंड मिल का। विंड मिल भी बोल सकते हैं, पवन चक्की यानी विंड मिल। Wind turbines with capacity right from less than 1 kilowatt to about 7 megawatt यानी कि 7000 किलोवाट आर कमर्शियली अवेलेबल। क्या बोला है, 1 किलोवाट से कम और वहां से लेके 7 मेगावाट यानी 7000 किलोवाट इतनी क्षमता के भी क्या होते हैं, पवन निर्मित यंत्र उपलब्ध होते हैं। विंड टर्बाइन्स विथ कैपेसिटी राइट फ्रॉम लेस देन 1 किलोवाट टू अबाउट 7 मेगावाट आर कमर्शियली अवेलेबल। 1 किलोवाट से लेके 7 मेगावाट तक के जो क्या है विंड टर्बाइन है वो अवेलेबल होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द विंड वेलोसिटी अवेलेबल एट द साइट ऑफ इंस्टॉलेशन, विंड टर्बाइन विथ स्पेसिफिक कैपेसिटी सिलेक्टेड। क्या बोला है, जितनी विंड की स्पीड होगी, जितनी विंड की वेलोसिटी होगी, उसके आधार पे कौन सा विंड टर्बाइन इस्तेमाल करना है, कितनी कैपेसिटी का विंड टर्बाइन इस्तेमाल करना है, वो सेलेक्ट किया जाता है। The wind velocity at specific location depends on many geographical factors। क्या बोला है, स्पेसिफिक लोकेशन पे, कोई भी अगर लोकेशन होगी, कोई भी ठिकान होगा, तो वहां पे जो विंड की वेलोसिटी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, मेनी जियोग्राफिकल फैक्टर्स, बहुत सारे भौगोलिक गोष्ठी रह सकते। भौगोलिक गोष्ठ हम बोलते हैं किसको, जियोग्राफिकल फैक्टर्स को। बहुत सारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि कितनी विंड वेलोसिटी रहेगी उस लोकेशन पे। विंड वेलोसिटी इज यूजुअली हाई ऑन सी शोर्स and that environment is appropriate for installation of wind turbine। क्या बोला है, सी शोर यानी समुद्र किनारा, समुद्र किनारी जो होती है वो विंड, वहां पे विंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहती है। विंड वेलोसिटी इज यूजुअली हाई बोला गया, मतलब वेलोसिटी जो होती है विंड की वो बहुत ज्यादा रहती है समुद्र किनारे पे। समुद्र का जो किनारा होता है वहां पे, समुद्र किनारे पर टेम बोल सकते हैं उसे, और वो जगह अच्छी होती है किस लिए, विंड टर्बाइन को इंस्टॉल करने के लिए। हम वहां पे पवन चक्की बिठा सकते हैं क्योंकि वहां पे विंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। विंड एनर्जी इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स। क्या बोला है, विंड एनर्जी क्या है, क्लीन एनर्जी सोर्स है, यानी वो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा क्या है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। हाउएवर द विंड वेलोसिटी नेसेसरी फॉर विंड एनर्जी जनरेशन इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, इन दैट सेंस यूज ऑफ विंड एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि जितनी विंड वेलोसिटी चाहिए उतनी हर जगह पे अवेलेबल होती है क्या, हर जगह पे जो स्पीड होती है विंड की, हवा उतनी ही स्पीड से बहती है क्या हर जगह पे, नहीं।
अलग अलग जगहों पे हवा अलग अलग स्पीड से बहती है, कई जगह पे बहती ही नहीं, कई जगह पे वेलोसिटी बहुत कम होती है। तो इसलिए विंड एनर्जी लिमिटेड है, यानी उसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशन है, ऐसा कहा गया है, उसके ऊपर भी कुछ मर्यादा है। देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है, क्या है, यहाँ पे आपको नीचे होम, विंड फार्म, ऑफशोर विंड टर्बाइन है बोला गया है। होम मतलब हम क्या बोल सकते हैं, घरगुती इस्तेमाल के लिए। देखिए ब्लेड लेंथ 1.5 मीटर, कुछ विंड टर्बाइन दिए गए, ब्लेड लेंथ दी गई है 1.5 मीटर, उसकी कैपेसिटी है 2 किलोवाट। उसके आगे है विंड फार्म, जिसकी ब्लेड लेंथ है 50 मीटर, यानी उसकी पाती जो है कितनी लंबी है, 50 मीटर तक, उसकी कैपेसिटी 2000 किलोवाट है। उसके बाद ऑफशोर विंड टर्बाइन, ऑफशोर विंड टर्बाइन मतलब जो समुद्र किनारे पे होती है, समुद्र किनारा जो होता है उसके ऊपर, उसके आजू बाजू, या फिर हम बोल सकते हैं समुद्र किनारे पे ही जो विंड टर्बाइन होती है वो ऑफशोर विंड टर्बाइन। उसकी ब्लेड लेंथ है 100 मीटर और उसकी कैपेसिटी 6000 टू 7000 किलोवाट, और 7000 किलोवाट मतलब ही 7 मेगावाट हम बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अलग अलग विंड टर्बाइन दी गई है। आपको यहाँ पे हाइट भी दिख रही होगी, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हाइट है। होम जो होता है, होम मतलब होम टर्बाइन, घरगुती जो पवन चक्की होती है, उसकी हाइट कितनी दी गई है, 100 फीट से ऊपर है, 35 मीटर से ऊपर है। और जो विंड फार्म है, विंड फार्म मतलब पवन ऊर्जा प्रकल्प जो डोंगर पे, माउंटेन पे होते, उसकी हाइट कितनी दी गई है, लगभग 300 फीट के ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं 300 फीट, 92 मीटर तक उसकी हाइट दी गई है। और जो ऑफशोर विंड टर्बाइन है उसकी हाइट कितनी है, 500 फीट के आसपास है, यानी 153 मीटर के आसपास है, 500 से 600 फीट के अंदर है उसकी हाइट। तो हाइट भी उनकी अलग अलग होती है, ब्लेड की लेंथ अलग अलग होती है, कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो विंड टर्बाइन की जो टाइप है, कौन सा टाइप का विंड टर्बाइन इस्तेमाल करना चाहिए, वो किसके ऊपर डिपेंड है, उसकी लोकेशन के ऊपर, उसकी विंड स्पीड के ऊपर, कहाँ पे इंस्टॉल करना है वो, उस वहां पे विंड की वेलोसिटी कितनी होगी, उसके ऊपर ये डिपेंड है। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी देखा, जल विद्युत ऊर्जा, और हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम विद्युत निर्मित किस तरीके से कर सकते हैं, आज हमने देखा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।